गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये कोटेशन जो हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडा से हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि कोटेशन के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते, क्रिटिकल कमेंट्स हो जाते प्ले के, तो और बेहतर रहते, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम लोग उसे किसी और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है कोटेशन करते हैं। तो पहला कोटेशन आपके सामने है, टाइम, फोर्स एंड डेथ डू टू दिस बॉडी व्हाट एक्सट्रीम्स यू कैन। ये जो आपका कोटेशन है ये एक्ट 4 और सीन 2 का है, क्रेसिडा के द्वारा बोला गया है। क्रेसिडा इसमें क्या बोलती है और इसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट है और ये क्यों बोलती है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है कि जब क्रेसिडा को ग्रीक बुला लिया जाता है, चूँकि उसके पिता जो कैलकस हैं वो ट्रॉय छोड़ करके जब ग्रीक में चले जाते हैं, तो अपनी बेटी क्रेसिडा को भी वो ग्रीक बुलाते हैं। अब चूँकि ये क्रेसिडा ट्रोइलस से प्रेम करती है, बावजूद इसके वो चूँकि छोड़ के जाना नहीं चाहती है अपने प्रेम को, लेकिन फिर भी अपने पिता की वजह से और परिस्थिति और समय ऐसी आती है कि उसको जो है ट्रॉय छोड़ करके आपको ग्रीक जाना पड़ता है। तब ये वो बात कहती है कि टाइम, फोर्स एंड डेथ, टाइम, फोर्स और डेथ ये एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जिससे कि लड़ नहीं सकता है। आप इंसान, कोई भी इंसान हो, इंसान टाइम को चाहे कि चेंज कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। टाइम को आप डिफीट कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर फोर्स कोई है जो आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है तो आप उसके सामने नहीं टिक सकते। और डेथ, अगर डेथ आपकी आ गई तो आप उसे टाल नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी और कितना भी बड़ा और ताकतवर इंसान क्यों ना हो। ऐसे ऐसे राजा महाराजा जो अपने आप को जो है सुप्रीम पावर समझते थे, सर्वशक्तिशाली समझते थे, इस पूरे धरती का मालिक समझते थे, वो भी जाना पड़ा उन्हें भी, और उनके भी नामो निशान मिट गए। चाहे वो जूलियस सीजर हो, चाहे वो आपका सिकंदर हो, चाहे वो सम्राट अशोक हो, और चाहे आपका हिटलर हो, चाहे कोई भी रहा हो, कोई भी आक्रांता रहा हो बड़ा से बड़ा, वो डेथ को डिफीट नहीं कर सकता, टाइम को डिफीट नहीं कर सकता। तो ये क्रेसिडा यही कर रही है कि ऐसा टाइम है और ऐसा दबाव है और ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मुझे जो है ग्रीक को जाना पड़ रहा है मजबूरी में। और आगे क्या कर रही है, डू टू दिस बॉडी वाट एक्सट्रीम्स यू कैन। मतलब ये जो आपकी बॉडी है, जो नश्वर बॉडी है, ये इन सारी ताकतों से लड़ नहीं सकती हैं। तो यही आपकी क्रेसिडा कह रही है यहाँ पे। क्रेसिडा लमेंट्स एज सी लर्न्स सी मस्ट लीव ट्रॉय टू ज्वाइन हर फादर इन द ग्रीक कंपनी separating her from Troilus. Her words reflects resignation and vulnerability, hinting at her eventual yielding to circumstance। यानी कि ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको यील्ड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, किसके सामने? सर्कमस्टेंसेस के सामने। हालांकि वो ट्रॉय को छोड़ के जाना नहीं चाहती है और वो ट्रॉयलस से भी दूर नहीं जाना चाहती है। तो इसका, इस कोटेशन का मतलब ये है। और यहाँ पे देखिए हिंदी भी हमने डाल दिया है। ये क्या कह रहा है कि वह समय, बल और मृत्यु के सामने अपनी असहायता व्यक्त करती है। वह मतलब क्रेसिडा, यह उसके चरित्र की कमजोरी और परिस्थितियों के सामने झुकने की ओर इशारा करता है, यानी परिस्थितियों के सामने वो झुक जाती है। अगला आपका कोटेशन है, दिस इज द मोस्ट्रियसिटी इन लव लेडी दैट द विल इज इनफाइनाइट एंड द एग्जीक्यूशन कॉन्फाइंड। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस कोटेशन का कॉन्टेक्स्ट ये है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि ट्रोइलस स्पीक टू क्रेसिडा ड्यूरिंग देयर लव सीन, रिफ्लेक्टिंग ऑन द गैप बिटवीन
boundless desire, and the limitation of action, it foreshadows the fragility of their relationship. यानी कि प्रेम में इच्छाएं अनंत होती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन सीमित होता है। ये आपका ट्रॉयलस बोल रहा है। ट्रॉयलस बोला कि इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहने की इच्छा रखता है, लेकिन उसके इच्छा के अनुसार, उसके अनुरूप हर एक चीज़ नहीं हो सकती हैं। तो वो पाना तो चाहता है क्रेसिडा को चाहता है कि अपने पास रखे, लेकिन वो बाउंडलेस है, बाउंडेड है। किससे? परिस्थितियों से भी बाउंडेड है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अपने जो ट्रॉयलस है अपनी इच्छा को प्रस्तुत करता है कि उसकी प्रेम में क्या इच्छा है। तो आगे देखते हैं। अगला कोटेशन आपका है, आई एम गिडी, एक्सपेक्टेशंस whirl me round, the imaginary relish is so sweet that it enchants my sense। ये जो लाइन है आपकी, ये भी आपकी ट्रॉयलस की लाइन है। और ट्रॉयलस क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि ट्रॉयलस स्पीक्स दीज लाइन्स एज ही एंटिसिपेट्स हिज रोमांटिक मीटिंग विथ क्रेसिडा, एक्सप्रेसिंग हिज ओवरवेलमिंग पैसन एंड आइडियलाइजेशन ऑफ लव। ट्रॉयलस क्रेसिडा से मिलने की प्रत्याशा में उत्साह और प्रेम की रोमांटिक भावना व्यक्त करता है। यह उदाहरण प्रेम की आदर्शवादी शुरुआत को दर्शाता है जो बाद में विश्वासघात और निराशा में बदल जाता है। यानी कि वो जो ट्रॉयलस है जब उससे जुदा हो जाता है, जब क्रेसिडा चली जाती है ग्रीक में, तो आई एम गिडी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वो खोया हुआ है। किन ख्यालों में खोया हुआ है? उसके ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक समय ऐसा आएगा वर्ल्ड मी राउंड कि जब मैं उसके पास होऊंगा और वो मेरे पास होगी। उसी ख्यालों में वो जो है खोया हुआ है, उसी एक्सपेक्टेशन में वो है। द इमेजिनरी रियली सो स्वीट, और उसका जो इमेजिनरी है, जो कल्पना है उससे मिलने की, वो बहुत मधुर है। और जो कल्पना होती है वो वास्तविकता से कहीं ज़्यादा वो सुखद होती है, अगर ये आदमी एहसास करे, महसूस करे तो। एंड दैट इट इंचैंट माई सेंस, और उसके जो सेंस हैं, जो उसके ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको जो इंचेंट कर रहा है। क्या इंचेंट कर रहा है? जो उसकी इमेजिनरी है, जो कल्पना कर रहा है वो क्रेसिडा से मिलने की। तो ये जो है आपका ट्रॉयलस बोलता है। अगली लाइन आपकी है, लैचरी स्टिल वार्स एंड लैचरी नथिंग इल्स होल्ड फैशन। ये जो लाइन है थेरेसाइड्स की है और एक्ट 5 सीन सेकेंड की है। और इसमें ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। यहाँ पे ये कह रहा है कि थेरेसाइड द प्लेज cynical commentator delivers this scathing remark as he observed the moral decay around him, including Cressida's infidelity and the futility of the Trojan War। यहाँ पे थेरेसिस कौन है? ये कमेंटेटर है, आपका प्ले का कमेंटेटर है। और इसमें ये कह रहा है कि युद्ध और कामुकता को समाज का एकमात्र फैशन बना दिया गया है। वह क्रेसिडा की बेवफाई और ट्रोजन युद्ध की निरर्थकता पर कटाक्ष करता है। यानी कि जब ये क्रेसिडा जाती है ग्रीक में तो उसको डियोमेडिस से प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो डियोमेडिस के संरक्षण में वो रहती है, डियोमेडिस के देख रेख में रहती है। और उससे धीरे धीरे, वो भी चूँकि हैंडसम है, योद्धा है, और धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उसको उससे प्रेम हो जाता है। और ट्रॉयलस जब चोरी जाता है वहाँ पे उसके कैंप में, तो उसको उसकी बाहों में देखता है क्रेसिडा को, तो बहुत दुखी होता है। इसी पे जो आपका ये कमेंटेटर है ये कटाक्ष कर रहा है कि जो प्रेम है और जो युद्ध है समाज में एक जो है एक मात्र फैशन बन गया है। युद्ध भी आदमी क्यों करता है? फैशन के लिए, कि मैं बाहुबली हूँ, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है। हालांकि वो सब कुछ उसको छोड़ के जाना है, लेकिन वो दिखावा के रूप में वो करता है कि मैं अपने आप को बहुत सुप्रीम बनाना है, मुझे अपने आप को। और जो आपका प्रेम है उसमें कामुकता ज़्यादा है। कामुकता अगर नहीं रहती तो जो क्रेसिडा है वो मर जाती,
लेकिन ट्रोयलस के साथ बेवफाई नहीं करती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ट्रॉय में थी तो ट्रोयलस से प्रेम करती थी, फिर वहाँ ग्रीक में चली गई तो वहाँ दूसरे से प्रेम करने लगी। तो उसके जो है प्रेम पे एक सवाल खड़ा करता है और प्रेम को एक फैशन मात्र मानता है, और कामुकता को जो प्राथमिकता लोग दे रहे हैं, युद्ध को जो प्राथमिकता दे रहे हैं, उस पर कटाक्ष करता है। अगला जो आपका है कोटेशन, मेन प्राइजेज द थिंग्स अनगेन्ड मोर देन इट इज़। ये क्रेसिडा बोलती है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, Pandarus, while observing the Trojan warriors, reflecting on how desire often inflates the value of what is unattainable। यानी कि लोग उस चीज़ को अधिक महत्व देते हैं जो उनके पास नहीं होता है। क्रेसिडा जो है ये बात को बोल रही है कि जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपके पास पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो आप उनकी कीमत समझेंगे कि घर में रहते, घर के दरवाजे पे रहते, तो एक जो है आपको हिम्मत रहती है, एक आपके ऊपर आशीर्वाद रहता, एक संरक्षण रहता, एक घर देख रेख करने वाला रहता, आपको देख रेख करने वाला रहता, आपकी भावनाओं को समझने वाला रहता। लेकिन जिनके हैं वो नहीं समझ पा रहा, वो उनको महत्व नहीं दे रहा, वो इज्जत नहीं दे रहा है, वो अपने परिवार में टीवी वीवी हम जो हमारे दो में व्यस्त है, उसको उनका महत्व ही नहीं है। एक गरीब आदमी जिसके पास साइकिल नहीं है और उसे अगर कोई साइकिल दे दे तो वही साइकिल उसे जो है सफारी के बराबर महत्व उसके लिए रहेगा, बुलेट के बराबर उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी। लेकिन जिसके पास है बुलेट, जिसके पास है साइकिल, उसकी कीमत उसके नज़रों में नहीं है। तो यहाँ पे यही कह रही है कि जो चीज़ जिसके पास होता है वो उसकी कीमत नहीं समझता है, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है उसके पास उसको महत्व ज़्यादा देता है। अगली आपकी कोटेशन है, टू बी वाइज एंड लव एक्सीड्स मेंस माइट दैट ड्वेल्स विथ गॉड्स एबव। ये लाइन क्रेसिडा की है, एक्ट 3 और सीन 2 की है, और ये कब बोलती है, ड्यूरिंग हर रोमांटिक एक्सचेंज विद द ट्रोयलस, क्रेसिडा expresses the difficulty of the balancing wisdom with passionate love, hinting at her the awareness of the risk in their relationship। यहाँ पे कह रही है क्रेसिडा, क्या कह रही है कि प्रेम और बुद्धिमत्ता का संतुलन मानव की क्षमता से परे है। यहाँ पे वो कह रही है कि जो वाइज तो रहना चाहती है, यानी कि वो ट्रोयलस के साथ जो है वो बेवफाई नहीं करना चाहती थी, वो चाहते थे कि उसका जो प्रेम है वो वाइज रहे, वो एक्सीड करे, वो शक्तिशाली रहे, मजबूत रहे। लेकिन ये सब जो है कल्पना मात्र है। ठीक है, क्यों कल्पना मात्र है? क्योंकि ये जो प्रेम की तीव्रता है और संभाविकता है, ये बहुत नाजुक होता है। यानी कि क्रेसिडा के सामने ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसका प्रेम जो है एक पल में कमज़ोर पड़ गया, नाजुक हो गया, वो टूट गया। तो वही कह रही है कि प्रेम और बुद्धिमत्ता संतुलन मानव की क्षमता से परे। आदमी बुद्धिमानी करना चाहता है, आदमी अपने प्रेम को अस्थायी रखना चाहता है, लेकिन परिस्थितियाँ और तमाम चीज़ें उसके जीवन में आती हैं कि वो उसको जो है संतुलन नहीं बना के रख पाता है। उसकी बुद्धिमत्ता, जब परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी तो आपके दिमाग काम नहीं करेंगे, बुद्धिमानी आपके काम नहीं आएगी, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो यही कह रही है, अपने आप को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को यहाँ डिफेंड कर रही है। अगला कोटेशन है आपका, वर्ड्स 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 मियर वर्ड्स नो मैटर फ्रॉम द हार्ट। ये आपकी लाइन किसकी है? ट्रोयलस की है। और ये कह रहा है कि बिटरली, ये ट्रोयलस स्पीक्स बिटरली आफ्टर विटनेसिंग क्रेसिडाज फ्लर्टेशन विद डियोमेडिस, dismissing her earlier professions of love as empty rhetoric. This marks his disillusionment with love and trust। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेम के शब्द खोखले थे, यानी कि जब उसको जो है ट्रोयलस जब देखता है उसको दूसरे की बाहों में, डियोमेडिस की बाहों में, तब ये कहता है कि वर्ड्स वर्ड्स मियरली वर्ड्स। जो क्रेसिडा के जो प्रेम थे, प्रेम में जो कस्में थे, वो केवल शब्द थे, वो वास्तविकता नहीं थी, केवल वो कस्में थे, वो वादे थे। लेकिन वो चीज़ उसके जो है हार्ट में नहीं थी। वो कोई मैटर नहीं रखता कि वो शब्द उसके हृदय में है कि नहीं है,
क्योंकि वो जो है इतने कस्में इतने वादे करने के बाद भी वो जो है फिडल निकली, बेवफा निकली। तो यही ये कह रहा कि जो प्रेम है, जो प्रेम में लिए गए जो वादे हैं, ये मात्र एक शब्द है, खोखले हैं। अगला कोटेशन आपका है, द इंड क्राउन्स ऑल एंड दैट ओल्ड कॉमन अर्बिट्रेटर्स टाइम विल वन डे एंड इट। ये लाइन जो है हेक्टर का है। हेक्टर ये कह रहा है कि ये जो क्राउन है, यानी कि जो सत्ता है, जो राजा की सत्ता कैसे है, जब तक उसके सर पे क्राउन है। तो कह रहा है जब ये क्राउन है, यानी कि जो क्राउन है, जो राजा की सत्ता है, एंड दैट ओल्ड कॉमन अर्बिट्रेटर, और जो अंततः यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समय अंततः सब कुछ समाप्त कर देता है। यानी कि जो भी ये जो आर्बिट्रेटर है, कॉमन आर्बिट्रेटर है, इसको ये जो टाइम है विल वन डे एंड, ये सब एक दिन ख़त्म कर देगा। यानी कि जो भी शक्तिशाली आदमी है, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी पावरफुल आदमी हो, उसका जो भी एक प्रभाव बना हुआ है, या जो भी उसके जो है आर्बिट्रेटर्स हैं, जो भी उसका ट्रेडिशंस है, जो भी उसकी हायरार्की है, वो सब कुछ एक दिन उसे टाइम के प्रभाव में आकर के वो सब कुछ ख़त्म हो जाना है। एक दिन टाइम सब कुछ ख़त्म कर देगा। बड़ी अच्छी बात ये हेक्टर बोलता है, लेकिन खुद जो है हेक्टर इसको फॉलो नहीं करता है। हेक्टर चला जाता है वहाँ पे ग्रीक में घुस करके मारने के लिए, एक्लिस के फ्रेंड को मार देता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो है हेक्टर ये बोल रहा है। अगला कोटेशन है, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किन। ये यूलिसिस बोलता है, और यहाँ पे कह रहा है कि यूलिसिस डिलीवर्स दिस फेमस लाइन इन स्पीच टू एक्लिस, अर्जिंग हिम टू रिज्वाइन द वार बाय द आर्ग्यूइंग दैट ह्यूमन नेचर यूनाइट्स पीपल इन देयर फ्लॉज एंड एम्बिशंस। इट्स अ पार्ट ऑफ हिज मैनिपुलेटिंग स्ट्रेटजी टू प्रोवोक एक्लिस। यानी कि यहाँ पे यूलिसिस जो है, यूलिसिस बहुत बुद्धिमान ग्रीक का आपका योद्धा है, डियोमेडिस भी इसको बोलते हैं। और ये कह रहा है कि मानव प्रकृति सभी को एक समान बनाती है। यानी कि वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड किन। यानी कि प्रकृति जिसको टच करती है, प्रकृति जिसके ऊपर प्रभाव डालती है, तो पूरा वर्ल्ड उसको एक समान दिखने लगता है। और ये उसके स्ट्रेटजी का हिस्सा है, चूँकि जो आपका एक्लिस है वो लड़ना नहीं चाहता है, युद्ध में जाना नहीं चाहता है, तो उसको बार बार अपने जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत कह लीजिए, या स्ट्रेटजी के तहत उसको उकसाने की कोशिश करता है, और चाहता है कि ये एक्लिस जो है युद्ध के मैदान में जाए और लड़े, क्योंकि उसके जैसा बहादुर योद्धा कोई ग्रीक में उससे बेहतर नहीं था। तो इसलिए वो प्रयास कर रहा है यूलिसिस कि वो युद्ध में जाए और लड़े। अगली लाइन आपकी है, ये आपका इतना ही है कॉन्टेक्स्ट, आपके कोटेशन इतने ही है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आपका एक्लिस जो है आपका, यहाँ पे एक्लिस को क्या बोला गया है, पेटुलेंट बोला गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच कैरेक्टर इज नोन एज पेटुलेंट कैरेक्टर। द आंसर विल बी एक्लिस। एक्लिस को पेटुलेंट सन की टाइप का ही है, ठीक है, तो इसलिए इसको पेटुलेंट बोला गया है यहाँ पे। और एजेक्स को क्या बोला गया है, बम्बलिंग फूल, यानी कि तुरंत जो है झाड़ पे चढ़ जाए। अब यूलिसिस जो है, हाँ, एजेक्स को और नेस्टर वगैरह मिल करके उसको ये कोशिश करते हैं कि ये युद्ध करे और युद्ध में इसकी बहुत हम लोग तारीफ़ करें, वाहवाही करें, जिससे जो है एक्लिस को जलन होगा तो अभी युद्ध के मैदान में जाएगा। तो एक द्वंद्व रखते हैं, द्वंद्व में इसको जो है बहुत ग्लोरीफाई करने की जो कॉन्स्पिरेसी रहती है यूलिसिस की, तो ये भी चढ़ जाता है झाड़ पे। तो इसलिए इसको जो है इस आधार पे इसको बम्बलिंग फूल बोला गया है कि ऐसा मूर्ख है जो तुरंत जो है झाड़ पे चढ़ जाता है, तुरंत जो है फूल जाता है, ठीक है, किसी बात के लिए तुरंत जो है बिना सोचे समझे उसके लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है अपनी वाहवाही के लिए। तो इसलिए आपको दो क्वेश्चन इसमें जाना है कि विच कैरेक्टर इज़ बम्बलिंग फूल एंड विच कैरेक्टर इज़ पेटुलेंट। तो पेटुलेंट कैरेक्टर कौन है, एक्लिस है, और आपका बम्बलिंग फूल कौन है, एजेक्स है। आप ये ध्यान देना है।
और ये आपका जो है क्रिटिकल कमेंट्स है, कुछ इसमें और देख लिया जाए। ये जान लीजिए कि आपका ये प्रॉब्लम प्ले है, ठीक है। और प्रॉब्लम प्ले, इस प्ले को किसने बोला है, तो यहाँ पे देखिए EMW टिलियार्ड और WW लॉरेंस ने इस प्ले को आपका प्रॉब्लम प्ले बोला गया है। प्रॉब्लम प्ले क्या है? प्रॉब्लम प्ले है कि जिसमें सामाजिक और राजनैतिक, ठीक है, जो मुद्दे हैं या जो यथार्थ है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया जाता है। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इसलिए इसकी इस आधार पर इसको प्रॉब्लम प्ले बोला गया है। और जो ये भी देख लीजिए कि जो प्रॉब्लम प्ले है ये टर्म किसने दिया है? FS बोस ने दिया है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हेरोल्ड ब्लूम क्या बोलते हैं, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज शेक्सपियर्स मोस्ट इल्यूजन्ड वर्क, अ प्ले दैट रिफ्यूज टू बी एनीथिंग बट इटसेल्फ, नीदर ट्रेजेडी नॉर कॉमेडी बट ए ग्रीम एक्सपोजिशन ऑफ द ह्यूमन फ्रेलिटी। यानी कि ये जो प्ले है ये इल्यूजन है, डिसइल्यूजन वर्क है। इसमें आपका जो है ये ना ही ट्रेजेडी दिखती है और ना ही कॉमेडी दिखती है। इसमें जो है ह्यूमन का जो कमियां हैं, जो मानव की जो कॉमन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो कमियां हैं, उन सारी चीज़ों का ये एक्सपोजर है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। जो फ्रैलिटी है, चाहे आपका क्रेसिडा की फ्रैलिटी है, वो भी एक सामान्य कॉमन इंसान की एक जो है प्रवृत्ति है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए जी विल्सन नाइट क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि दिस प्ले इज अ बाइटिंग सटायर ऑफ वार एंड लव। ये जो प्ले है लव पे और वार पे क्या है? कटाक्ष। लव पे कैसे कटाक्ष है? क्रेसिडा जो है आपका जिस साइड है उधर ही उसका प्यार चालू हो जाता है। ट्रॉय में थी तो ट्रोइलस से था, उधर चली गई ग्रीक में तो डायमेडिस से होने लगा। तो वो अपने प्रेम के लिए सच्ची नहीं रह पाती है, खरा नहीं उतरती अपने प्यार पे। तो ये भी आपका लव पे कटाक्ष है। वार पे कैसे कटाक्ष है? वार पे कटाक्ष ये है कि वार किसके लिए यहाँ पे हो रहा है? महिला के लिए हो रहा है, हेलन के लिए हो रहा है। हेलन को कौन उठा के लाता है? पारिस उठा के लाता है, जो कि आपकी रानी है, कहाँ की? ग्रीक की रानी है। तो इस पे वार पे लव पे आपका ये कमेंट इस पे किया गया है, ऐसा कहना है किसका? जी विल्सन नाइट का। और ये देखिए यहाँ पे कैरोल कुक जो कि आपकी फेमिनिस्ट क्रिटिक है, ये क्या कहते हैं? क्रेसिडा कैरेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ हर सरकामस्टेंस। यानी कि क्रेसिडा जो बेवफा है वो बेवफाई जो है किसके वजह से है? सरकामस्टेंस, परिस्थितियों की वजह से, मजबूरी है कि अब वहाँ ट्रॉय में जा नहीं सकती, ट्रोइलस से मिल नहीं सकती, इधर आ गई है ग्रीक में, तो उसको डियोमेडिस के संरक्षण में रहना है, जीवन अपना काटना है, तो इसलिए उसके प्रेम में पड़ गई है, तो उसके साथ जो है और रह रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि जो क्रेसिडा है वो प्रोडक्ट है, किसकी प्रोडक्ट है? परिस्थितियों की प्रोडक्ट है। ये आपका जो है यहाँ पे देखिए जोनाथन बेट क्या कहते हैं यहाँ पे, इन एन एज ऑफ पॉलिटिकल स्पाइन एंड ब्रोकन आइडियल्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा फील्स मोर रेलिवेंट देन एवर, अ प्ले दैट होल्ड्स अ मिरर टू आवर ओन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। ये कह रहा है कि एकदम मिरर की तरह है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो है एकदम मिरर की तरह है। इसमें पूरी दुनिया की पूरी जो वास्तविक सच्चाई है वो पूरा साफ साफ दिखती है। तो ये आपका जो है ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बता दिए। बाकी समय मिलेगा कभी नेक्स्ट तो हम लोग और भी सारी चीज़ें, और भी जो आपके इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टोरी जैसे हो गई और भी सारी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है अभी इस जो सीरीज़ चल रही है इसमें इम्पोर्टेंट कोटेशंस को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।